नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यापार देश की सीमा के अंदर एक ही क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र के मध्य होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार या सीमा व्यापार। जब एक देश की सीमा के अंदर किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होता है तो उसे हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे कहीं कहीं हम देशी व्यापार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और जब देश की सीमा से बाहर होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका बी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाले लाभों में क्या सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण लाभ मिलता है, रोजगार व आय में वृद्धि होती है, बाजार का विस्तृत क्षेत्र होता है, परंतु इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं ये नष्ट हो जाते हैं, इनकी रक्षा नहीं मिलती है। और पूछा गया है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व आंतरिक व्यापार में सामान्यतः किसमें अंतर नहीं होता है? साधनों की गतिशीलता, विदेशों के लिए जो होगा उसमें साधन क्या लगेंगे, उसमें जल लगेगा, और इसमें जो देश के होंगे उसमें रेल होगा या फिर अन्य होंगे। तो ये होता है। उत्पादन के उद्देश्य जो होंगे वो दोनों में एक ही होता है। व्यापार विनिमय नियंत्रण अलग अलग होते हैं, मुद्रा प्रणाली भी दोनों देशों की अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन के उद्देश्य में। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 4 का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों? तो इसमें कौन से पड़ा? तो इसमें सामान्य व्यापार सिद्धांत इसके लिए अनुपयुक्त था। ये इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र के व्यापार का अलग उद्देश्य होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, देश की सीमा के मध्य साधन गतिशील होते हैं परंतु विदेश स्तर पर ये गतिहीन हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलना लागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? डेविड रिकार्डो या हैवलर या हैक्सर या मार्शल? तो इसका सही ऑप्शन है डेविड रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलना लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भारत का एक श्रमिक 2 इकाई कपड़ा व 1 इकाई शराब बना सकता है, मतलब एक श्रमिक 2 में लगा है, और अमेरिका का 1 इकाई कपड़ा व 2 इकाई शराब बना सकता है, तो भारतीय श्रमिक में किसका उत्पादन करना चाहिए? तो भारतीय श्रमिक जो चीज़ ज़्यादा बना ले, तो भारतीय में क्या बना रहा है कि 2 इकाई कपड़ा व 1 इकाई शराब बना रहा है, तो केवल शराब उसे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, शराब व कपड़ा दोनों का करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी देश की सीमा के मध्य श्रम, पूंजी व उत्पादन के अन्य साधनों की गतिशीलता विदेश की तुलना में अधिक होती? बिल्कुल है। विदेश के समान नहीं, विदेश से कम जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, और विदेश की तुलना में कभी कम कभी अधिक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी देश की सीमा के मध्य श्रम व पूंजी और उत्पादन व अन्य साधनों की गतिशीलता विदेश की तुलना में अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8, जब एक देश दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे देश से अधिक श्रेष्ठ होता है। जब एक देश जो दोनों की वस्तुएं उत्पादित हो रहे हैं उनसे अधिक श्रेष्ठ होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? लागतों में समान अंतर, लागतों में तुलनात्मक अंतर, लागतों में पूर्ण अंतर, लागतों में निरपेक्ष अंतर। तो उसे कहा जाएगा लागतों में तुलनात्मक अंतर कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निर्धारण दो देशों के प्रस्ताव वक्रों के कटान बिंदु पर होता है। यह कथन विचार किसका है? ये किसने कहा है? तो ये डेफिनेशन है मार्शल, रिकार्डो, मिल या ओहेलिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निर्धारण दो देशों के प्रस्ताव वक्रों के कटान बिंदु पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित श्रम मूल्य के श्रम सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या था? वस्तु का मूल्य उसमें लगी गई श्रम की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। श्रम का निर्धारण वस्तु के मूल्य से होता है। श्रम की उत्पादकता का एकमात्र साधन है और भूमि का श्रम से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये होता है, ये गलत हो गया। एक ही नहीं, मशीन से भी बनता है, गलत हो गया। श्रम का निर्धारण वस्तु के मूल्य से बिल्कुल नहीं। तो रिकार्डो ने जो मूल्य के श्रम सिद्धांत का बिंदु दिया था कि तो वस्तु का मूल्य उसमें लगी हुई श्रम की मात्रा के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित, जो रिकार्डो थे उन्होंने एक फार्मूला दिया था, वो कौन सा फार्मूला है उसकी बात की जा रही है रिकार्डो के। तो इसका ये तो हम 10 तो बता ही चुके हैं, 11 पे चलते हैं। यदि अमेरिका हमारे देश से शराब उत्पादन में 3 गुना श्रेष्ठता व कपड़ा उत्पादन में 2 गुनी श्रेष्ठता रखता है, तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत के आधार पर उसे क्या उत्पादित करना चाहिए? केवल शराब, केवल कपड़ा, दोनों ही, या शराब अधिक कपड़ा कम? तो जब जिस चीज़ में वो श्रेष्ठ हो, किस चीज़ में श्रेष्ठ है, वो 3 गुना की श्रेष्ठता किस में रखता है? वो शराब में रखता है। तो उसे केवल ही शराब बनानी चाहिए। तो उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति दिन भर में एक मेज तथा 2 कुर्सियां बना सकता है। एक मेज की औसत लागत कितनी होगी? तो चाहे वो एक मेज बनवा लो, चाहे 2 कुर्सी बनवा लो, तो औसत लागत क्या होगी? तो कोई एक, तो 2 कुर्सियों का औसत लागत एक मेज की औसत लागत 2 कुर्सियाँ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 कुर्सियाँ ही उसका औसत लागत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के औसत लागत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हैक्सर ओलिन, डेविड रिकार्डो, हैबलर या ग्राहम? तो प्रोफेसर हैबलर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का औसत लागत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, जो है वो पूछा जा रहा है कि वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील नहीं है। यह कथन किसका है? रिकार्डो का, हैक्सर का? तो यही ऑप्शन बी ही सही है। हैक्सर के ओहलिन के सिद्धांत के अनुसार वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक ऐसा देश जहां श्रम काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है श्रम प्रधान वस्तु का आयात करेगा, श्रम प्रधान वस्तु का निर्यात करेगा, पूंजी प्रधान वस्तु का आयात करेगा, ये दोनों? जहाँ श्रम काफ़ी है तो श्रम वस्तु का तो आयात करेगा ही नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। श्रम वस्तु का निर्यात जरूर करेगा, तो दूसरा सही हो जाएगा। और उसके पास श्रम है, पूंजी नहीं है, तो पूंजी प्रधान है वस्तु उसका आयात करेगा। तो इसका बी और सी दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जा रही में प्रत्येक देश उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसे वह, मतलब जिसे वो क्या कर सके, अधिक से अधिक बना सके, न्यूनतम लागत में उत्पादित कर सके, जो वस्तु दूसरा नहीं बना सके, जिसमें लाभ की मात्रा अधिक हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्येक देश वही चाहता है जिससे उसकी न्यूनतम लागत हो, उत्पादन अधिक हो, जिससे उसका लाभ अधिकतम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार का ही एक विशिष्ट दशा किसने माना था? तो किसने? हैक्सर, ओलिन, डेविड रिकार्डो, प्रोफेसर मार्शल या हैबलर?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेक्सर ओहलिन को जो है वो माना गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, हैक्सलर ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप दोनों देशों के साधनों की कीमत पर प्रभाव पड़ता है। कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें घटती हैं, कीमतें समान रहती हैं, निर्यातकर्ता देश में बढ़ती हैं। तो हैक्सलर ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप दोनों देशों के साधनों की कीमत लागत पर प्रभाव क्या होगा कि दोनों की कीमत लागतें कैसी हो जाएंगी, तो वो समान हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निर्यात में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि निर्यात ही कुछ गुना हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? गुणक, विदेशी व्यापार गुणक, सुपर गुणक या सरकार व्यय गुणक कहा जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा विदेशी व्यापार गुणक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रोफेसर हैबलर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार किसे बताया था? कुछ लागतों में अंतर, अवसर लागतों में अंतर, सीमांत लागतों में अंतर या औसत लागतों में अंतर। तो प्रोफेसर हैबलर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार उसे बताया था जब दोनों में ही अवसर लागतों में अंतर हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, किसी देश के आयात निर्यात में परिवर्तन होने से उस देश की राष्ट्रीय आय पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? बैकवाश प्रभाव, आयात निर्यात प्रभाव, विदेशी व्यापार प्रभाव या राष्ट्रीय आय प्रभाव। जब किसी देश के आयात निर्यात में परिवर्तन होने से किसी देश की राष्ट्रीय आय पर इसका प्रभाव पड़ता है तो उसे हम बैकवाश प्रभाव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, यदि कोई देश अनाज का आयात करता है उस देश की मजदूरी दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या घटती बढ़ती रहेगी? तो यदि कोई देश अनाज का आयात करता है तो उस देश की मजदूरी पर मजदूरी क्या हो जाएगी? मजदूरी ऑटोमेटिक क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। तो उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रतिष्ठित, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभों की गणना के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया है उनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तुलनात्मक लागत, मूल्यांकन विधि, व्यापार की शर्तें या देश की वास्तविक आय में वृद्धि। तो आंसर बी हो जाएगा, मूल्यांकन वृद्धि ही विधि जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभों की गणना के लिए प्रयोग में सम्मिलित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अनाज का निर्यात किया जाता है तो लगान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या शून्य रहेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अनाज का निर्यात किया जाता है तो लगान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्लेषण में सर्वप्रथम उदासीनता वक्र का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? मार्शल एजवर्थ, मीड, स्टंगसीर व हैबलर और पीगो व वायलर। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्लेषण में सर्वप्रथम उदासीनता वक्र का प्रयोग मार्शल एवं एजवर्थ ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 26, यदि किसी देश के निर्यातों की मात्रा आयातों की मात्रा की तुलना में अधिक होती है, मतलब देश में निर्यात अधिक होगा, आयात कम होता है, ठीक है, तो व्यापार की शर्तें कैसी हैं? उस देश के अनुकूल, प्रतिकूल, दोनों के प्रतिकूल, दोनों के अनुकूल। तो जिसका निर्यात ज़्यादा, एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, तो उस देश के लिए वो सदैव अनुकूल होगा, वो व्यापार करना भी चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, एक देश के आयात पर निर्यात से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ता है, मतलब देश में आयात पर निर्यात की प्राप्ति की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ता है। तो मतलब हम पैसा
पा कम रहे हैं, दे ज़्यादा रहे हैं, तो हमारे लिए कैसा होगा? अनुकूल प्रतिकूल, दोनों के लिए प्रतिकूल कि दोनों के अनुकूल। जब हम पाए 10 रुपये, दिए 12 रुपये, तो हमारे लिए 2 रुपये क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। तो इसका आंसर हो गया उस देश के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ की गणना किस दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है? आर्थिक लाभ, शुद्ध लाभ, आर्थिक कल्याण या सामाजिक लाभ? जो वर्तमान में है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की गणना जो की जाती है वो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है। तो आर्थिक कल्याण को ही इकोनॉमिक वेलफेयर है, ना कि सोशल पूरा, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर यही है, सी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, व्यापार की शर्तों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें से कौन पूछा जा रहा है जो असत्य है? ये आयात और निर्यात के मूल्यों से संबंध है, बिल्कुल है। व्यापार की शर्त की बात हो रही है। ये विदेशी विनिमय की आवश्यकता का अनुमान लगाने में सहायक है, बिल्कुल सही। अनुकूल व्यापार के जीवन स्तर में वृद्धि करते, बिल्कुल। ये हमारे निर्यातों को विदेशों में मांग पूर्ण लोचदार, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो ही असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यदि किसी देश की व्यापार की शर्तें उसके अनुकूल होती हैं तो उस देश का उत्पादन, रोजगार व आर्थिक विकास कैसा होगा? कम होगा, वृद्धि होगा, स्थिर रहेंगे या केवल उत्पादन या रोजगार बढ़ेंगे? तो आंसर हो जाएगा यदि किसी देश की व्यापार की शर्तें अनुकूल हैं, अनुकूल है तो उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास कैसा होगा? वो सदैव बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास हेतु व्यापार की शर्तें कैसी होनी चाहिए? अनुकूल, प्रतिकूल, आंशिक अनुकूल या आंशिक प्रतिकूल? जो अल्प विकसित हैं मतलब अर्ध विकसित हैं हम कह सकते हैं, तो उनके लिए आर्थिक विकास हेतु व्यापार की शर्तें कैसी होनी चाहिए? उनके अनुकूल ही सदैव होनी चाहिए। अगर प्रतिकूल हुए तो वो सक्सेस ही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के परिवर्तन को कला और विज्ञान है। यह कथन किसका है? ब्रिटेनिका शब्दकोश, हार्टले विदर्स या स्नाइडर या थॉमस? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के परिवर्तन का कला और विज्ञान है, ये हार्टले ब्रदर्स ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। एक देश की मुद्रा के दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य को क्या कहा जाता है? जब एक देश की मुद्रा दूसरे में बदलती है तो कैसी होगी? मुद्रा दर, विनिमय दर, डॉलर दर या मुद्रा की मूल्य दर? जब बदलती है तो उसे हम एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज मतलब विनिमय दर बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, जब विनिमय दर रुपये में व्यक्त हो जाती है तब गिरती हुई विनिमय दर भारत के लिए कैसी होगी? अनुकूल, प्रतिकूल, स्थिर, आंशिक प्रतिकूल? तो इसका आंसर है जब विनिमय दर रुपये में व्यक्त होती है और गिरती हुई विनिमय दर भारत के लिए कैसी होगी? गिरती ही विनिमय दर हमारे लिए सदैव कैसी होगी? वो अनुकूल होगी। तो ऑप्शन नंबर 34 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, यदि 94 रुपये 2 पाउंड जो हैं वो 2 पाउंड के बराबर हैं, विनिमय दर 94 रुपये 1 पाउंड हो जाए, यदि विनिमय दर 94 रुपये बराबर 1 पाउंड हो जाए तो हमारे देश के लिए वो कैसा होगा? अभी तक हम 94 से 2 पाउंड पा रहे थे, अब हम 94 से 1 पाउंड पा रहे हैं, मतलब रुपये ज़्यादा दे रहे हैं पर पाउंड जो है वो हम कम पा रहे हैं। तो हमारे लिए कैसा होगा इनमें से? तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले हम 2 पा रहे थे, अब कैसे पा रहे हैं? 1। तो हमारे लिए वो कैसा होगा? अगेंस्ट होगा, मतलब हमारे लिए प्रतिकूल होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, $1 47 रुपये से घटकर विनिमय दर $1 30 रुपये का हो गया। मतलब हम पहले $1 के लिए 47 देते थे, अब हम 30 ही दे रहे हैं। तो मतलब हमारा क्या हो गया? 17 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ होगा तो हमारे लिए क्या होगा? प्रतिकूल अनुकूल की निर्भर है।
तो हमारे लिए कैसा होगा, वो हमारे लिए अनुकूल है, क्योंकि अब हमारे लिए अब हमको 17 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो 37, दो देशों के स्वर्णमान प्रचलित होने की स्थिति में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता था। मुद्रा एवं मांग पूर्ति के आधार पर, दोनों देशों के मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर, दोनों मुद्रा में उपलब्ध सोने की मात्रा के अनुसार, या दोनों देशों की सरकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर। तो जब दोनों देशों के स्वर्णमान प्रचलित होने की दशा में विदेशी विनिमय दर निर्धारित जो करता था, वो दोनों देशों में उपलब्ध मुद्रा के उपलब्ध व सोने की मात्रा दोनों पर निर्भर करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है 38, यदि हमारे देश का सोने का एक हिस्सा 10 ग्राम का अमेरिकी का $1 में 2 ग्राम सोना हो जाता है, तो स्वर्णमान की विनिमय दर कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो हम जितने $1 में 2 ग्राम, तो $1 में 2 ग्राम, तो $5 हम अगर देंगे तब हम 10 ग्राम पाएंगे। और भारत में सोने का एक सिक्का जो है वो 10 ग्राम है, ठीक है, और अमेरिका के $1 में 2 ग्राम सोना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जितना सिक्का अपना एक हम गोल्ड का देंगे तो तब हमें $5 मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, $1 बराबर $5। तो इसका ऑप्शन नंबर 34 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, वर्तमान में दो देशों के मध्य विनिमय दर के निर्धारण में स्वर्णमान की भूमिका कमजोर होने के कारणों में क्या सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, वह मध्य विनिमय दर के निर्धारण स्वर्णमान की भूमिका कमजोर होने पर। वर्तमान में किसी देश ने स्वर्णमान नहीं अपनाया है, सही है। विभिन्न सरकार ने स्वर्ण आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है, बिल्कुल सही है। और अगला है कि आजकल लगभग सभी देशों में पत्रमान प्रचलित है, बिल्कुल सही है, वह स्वर्ण में परिवर्तित नहीं करती है। परंतु ये जो है विकास के साथ साथ सोने की मात्रा में कमी आई है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर असत्य ही गलत पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 40, अंतरराष्ट्रीय विनिमय दर के निर्धारण प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। मतलब प्रोफेसर मार्शल का कौन सा प्रतिपादित सिद्धांत है, किसमें, इंटरनेशनल एक्सचेंज में। प्रतिपूरक मांग सिद्धांत, देश सिद्धांत, क्रय शक्ति समता या विनिमय समझौता। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, देश सिद्धांत जो है वो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुओं का कोई सेट भारत में 100 रुपये में खरीदा जाता है और वहीं सेट पाकिस्तान में 200 रुपये में मिलते हैं। तो मतलब जो 100 है वो पाकिस्तान के 200 के बराबर है, ठीक। तो 0 0 काट दो तो उड़ जाएंगे, तो $1 बराबर $2 पाकिस्तान के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो 41 का जो ऑप्शन नंबर है वो देखो दूसरा मिल रहा है, 1 भारतीय रुपया बराबर 2 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 41 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हेटले, हैबलर, थॉमस या स्नाइडर। तो इसका हो जाएगा क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत हीटले ने के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका में $2 में जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं उतनी वस्तुएं भारत में खरीदने के लिए 90 रुपये करने पड़ते हैं। तो विनिमय की दर कितनी होगी, तो $2 बराबर 90 रुपये, तो $1 बराबर 45 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, $1 बराबर 45 रुपीज़। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, वर्तमान में दो देशों के मध्य विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, मतलब कैसे होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ, या विदेशी विनिमय कोषों की मांग एवं पूर्ति के आधार पर। तो इसका जो एक्सचेंज जो होता है इसका डिटर्मिनेशन होता है
फॉरेन एक्सचेंज फंड की डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, यदि सरकारी नियंत्रित दर $1 इक्वल टू 47 रुपीज़ और खुले बाजार में वह $1 50 रुपये हो जाता है, तो रिजर्व बैंक उसको क्या करेगा? डॉलर को खरीदेगा, डॉलर को बेचेगा, खुले बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अमेरिकी डॉलर उधार लेगा। क्योंकि वो उसके पास 47 का है, वो 50 का बाजार में बिक रहा है, तो उसे क्या करेगा? बाजार में उस डॉलर को बेचेगा। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह सरकार अपने हस्तक्षेप द्वारा विदेशी विनिमय बाजार से आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देती, तो उसे क्या कहा जाएगा? सरकारी हस्तक्षेप, विनिमय नियंत्रण, विनिमय हस्तक्षेप या सरकारी विनिमय। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विनिमय नियंत्रण कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 47, यदि विनिमय दर में वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं घटेगी? विनिमय दर में वृद्धि होती है, आयात सस्ते होंगे तो क्या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। निर्यात महंगे होंगे, बिल्कुल। निर्यात सस्ते होंगे तो गलत। व्यापार संतुलन विपक्ष में होगा, बिल्कुल सही है। तो नहीं पूछा गया है, तो नहीं में निर्यात सस्ते होंगे, यही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, भारत में विनिमय नियंत्रण प्रशासन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या आरबीआई के द्वारा। तो हमारे यहाँ जो एक्सचेंज कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में है? वो हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विनिमय नियंत्रण की नीतियाँ में निम्नलिखित में कौन सी अप्रत्यक्ष रीति है? इनडायरेक्ट कौन सी है? विनिमय समानीकरण, विनिमय समाशोधन, बहुमुखी या आयात निर्यात संवर्धन। तो विनिमय नियंत्रण की रीति में जो इनडायरेक्ट है वो आयात नियंत्रण निर्यात संवर्धी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट है, लोचदार विनिमय दरों के विपक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दिया जाता है? मौद्रिक नीति के सफल क्रियान्वयन में सहायक, आरक्षित कोषों के निर्भरता में कमी, सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण या अत्यधिक स्फीतकारी प्रभावों का पड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अत्यधिक स्फीत प्रभावों का पड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो कि कॉमर्स की डेली की श्रृंखला में है। आप प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।